हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम जंक्शन में, जहां पर क्लास 12th के फिजिक्स की क्लास चल रही है, जिसमें लेसन विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की शुरुआत हो चुकी है, जो NCERT पैटर्न पर आधारित है। तो आज का हमारा टॉपिक से जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व, बहुल आवेशों के बीच वैद्युत बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो कूलाम के नियम का जो अदिश स्वरूप था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के परिमाण के विषय में तो पूर्ण जानकारी कराता है, लेकिन इसकी दिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है कि जो वैद्युत बल है उसकी दिशा किधर होगी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। तो हमें पता है कि बल एक सदिश राशि है, अतः कूलाम के नियम को सदिश संकेतन के रूप में लिखना उत्तम होता है, क्योंकि हमें पता है कि बल कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। तो जब बल एक सदिश राशि है तो कूलाम के नियम से हम वैद्युत बल निकाले हैं, तो उसे सदिश संकेतन के रूप में लिखना क्या होता है, उत्तम होता है। तो यहाँ मान लेंगे कि माना दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है। जैसे यह 3 डायमेंशनल है, स्पेस है x y z। अब इसमें दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2, जिसकी मूल बिंदु से स्थिति Q1 की क्या है, वेक्टर R1 है, और Q2 की क्या है, वेक्टर R2 है। तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या होगा, F21, वेक्टर F21, और Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश क्या है, वेक्टर R21 है। ऐसे ही Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, वेक्टर F12, और Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश क्या है, यूनिट वेक्टर R12 है। ठीक है, तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या है, वेक्टर F21, तो Q1 से Q2 की ओर स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 हो जाएगा, वेक्टर R21 होगा, और Q2 से Q1 की ओर स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फिगर है। तो यहाँ पे माना गया है कि माना दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1 व वेक्टर R2 है। तो आवेश Q1 से Q2 की ओर सदिश, तो आवेश Q1 से Q2 की ओर सदिश, यानी Q1 से Q2 की ओर लेना है। तो जब Q1 से Q2 की ओर लेंगे स्थिति सदिश, तो यहाँ पे हमें क्या है, Q1 किस पॉइंट पे है, ए पे, और Q2 किस पॉइंट पे, बी पे। तो Q1 से Q2 की ओर स्थित सदिश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा वेक्टर ए बी बराबर, जब Q1 से Q2 की ओर होगा तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ओ बी में से वेक्टर ओ ए को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। और अभी बताएं कि Q1 से Q2 की ओर सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 हो जाएगा। और जब वेक्टर R21 होगा तो यहाँ पे OB, वेक्टर OB क्या है, R2 है, और वेक्टर OA क्या है, R1 है। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा। तो
Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश, तो इस सदिश के अनुदिश, इस सदिश के अनुदिश, इस सदिश के अनुदिश, अनुदिश एकांक सदिश, एकांक सदिश। तो इस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश क्या बताया गया है? वेक्टर, यूनिट वेक्टर r21। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर r21 बराबर, यह किसके होगा? वेक्टर r21 अपान इसका परिमाण, और इसका परिमाण क्या हो जाएगा? r21 हो जाएगा। जहाँ यूनिट वेक्टर r21, जहाँ r21 सदिश वेक्टर r21 का परिमाण है, जो सदिश r21 है उसका ये क्या है? r21 परिमाण है। ऐसे ही आगे, ये तो Q1 से Q2 की ओर है, अब क्या? Q2 से Q1 की ओर सदिश। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आवेश Q2 से Q1 की ओर सदिश। तो जब यहाँ पे Q2 से Q1 की ओर सदिश कहेगा, तो Q2 से Q1 की ओर सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर, Q2 से Q1 की ओर सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर BA। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर BA। और जब Q2 से Q1 की ओर कहेगा तो एरो की दिशा इधर होगा, तो हम क्या करेंगे? वेक्टर OA में से वेक्टर OB को घटा देंगे। तो ये क्या प्राप्त होगा? वेक्टर OA माइनस वेक्टर OB। और जब वेक्टर OA में से वेक्टर OB को घटाएंगे तो Q2 से Q1 की ओर सदिश क्या होगा? यहाँ पे r12 होगा, और ये क्या हो जाएगा? वेक्टर OA क्या है? वेक्टर r1, और वेक्टर OB क्या है? वेक्टर r2 है। ये हो जाएगा। इस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश, किस सदिश के? वेक्टर r12 के। तो इस सदिश के अनुदिश, एकांक सदिश। तो इस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर r12 बराबर वेक्टर r12 अपान वेक्टर r12 का परिमाण क्या हो जाएगा? r12 होगा। जहाँ r12 सदिश r12 का परिमाण है। तो जो r12 है, r12 यह सदिश वेक्टर r12 का क्या है? परिमाण है। ठीक है। आगे अब क्या होगा? आवेश Q2 है, जो ये आवेश Q2 है, Q2 के कारण Q1 पर आरोपित वैद्युत बल। तो आवेश Q2 के कारण
आवेश Q1 पर आरोपित वैद्युत बल। तो आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर आरोपित वैद्युत बल। तो ये क्या है? तो Q2 के कारण Q1 पर आरोपित वैद्युत बल क्या है? वेक्टर F12 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर F12 बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान Q2 से Q1 की ओर सदिश क्या है? वेक्टर R12 है, तो इसका परिमाण क्या है? R12 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपान R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर BA के अनुदिश, इसके बाद या हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर, और वेक्टर BA के अनुदिश जो एकांक वेक्टर है वो क्या है? यूनिट वेक्टर R12 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर R12 हो जाएगा। ठीक है, तो A हो जाएगा यह क्या हो गया? एक कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है जब Q2 के कारण Q1 पर बल लग रहा है तब। तो इसे हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। या हम इसे भी लिख सकते हैं, या वेक्टर F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 के पावर Q, और यहाँ पे होगा R12 वेक्टर। क्योंकि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर R12 बराबर होता है वेक्टर R12 अपान R12 के। ठीक है, तो हमने यूनिट वेक्टर R12 के जगह पे क्या रख दिया? यह वैल्यू पुट कर दिया है। तो यह इक्वेशन जो फार्मूला है वह इसमें कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, परंतु यहाँ पे हमें पता है, क्या पता है? कि परंतु वेक्टर R12 जो बराबर है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तब जब हम इसका परिमाण लेंगे तो R12 बराबर मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा। अब यह मान हम क्या कर देंगे? इस इक्वेशन में रख देंगे। तो अतः क्या प्राप्त होगा? वेक्टर F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 के जगह पे क्या रख देंगे? मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 के पावर Q हो जाएगा, और वेक्टर R12 के जगह पे क्या रख देंगे? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 रख देंगे। तो ए भी क्या हो जाएगा?
कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, आवेश Q2 के कारण Q1 पर आरोपित वैद्युत बल। अब क्या करेंगे, आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर आरोपित वैद्युत बल। तो आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर आरोपित वैद्युत बल, तो Q1 के कारण Q2 पर आरोपित वैद्युत बल क्या है, वेक्टर F21। तो वेक्टर F21 इक्वल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान AB स्क्वायर। और यह क्या होगा, वेक्टर AB के अनुदिश। तो यहाँ से क्या होगा, वेक्टर F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, और Q1 से Q2 की ओर सदिश क्या है, वेक्टर R21 है, तो उसका परिमाण क्या होगा, R21 होगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, R21 स्क्वायर। और यह क्या होगा कि Q1 से Q2 की ओर एकांक वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर R21 है, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर R21 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है जब Q1 के कारण Q2 पर आरोपित वैद्युत बल है। तो इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। या इसे हम और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R213, और ये क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर। क्योंकि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर R21 बराबर होता है वेक्टर R21 अपान R21, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर R21 के जगह पे हम यह वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो यह हमें पता चल गया है। परंतु हमें पता है यहाँ पे कि वेक्टर R21 बराबर है वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तब जब हम इसका परिमाण लेंगे तो R21 बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस मॉड ऑफ वेक्टर R1 के। तो यह वैल्यू उसमें रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अतः वेक्टर F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के पावर Q, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो ये भी क्या है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। जब Q1 और Q2 के स्थिति सदिश हैं उस रूप में यह कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण
2 से। जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा कि जो वेक्टर F12 है वह बराबर है माइनस वेक्टर F21 के। यह समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः बिंदु आवेश Q2 के कारण Q1 पर कार्यरत वैद्युत बल बिंदु आवेश Q1 के कारण Q2 पर कार्यरत वैद्युत बल के परिमाण के बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है। तो यहाँ पे जो बिंदु आवेश Q2 के कारण Q1 पर कार्यरत वैद्युत बल और आवेश Q1 के कारण Q2 पर कार्यरत वैद्युत बल का जो परिमाण होता है वो बराबर होता है, लेकिन दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कूलाम का नियम है, इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। तो जो कूलाम का नियम है वह न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। जब कूलाम के नियम को सदिश स्वरूप में लिखा गया है तब हमें पता चला है कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व। कि कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व क्या है। तो पहला महत्व है कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर बल परस्पर विपरीत दिशाओं में लगाते हैं, अर्थात वेक्टर F12 इक्वल माइनस वेक्टर F21। माइनस चिन्ह का अर्थ है कि जो बल लगते हैं एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। दूसरा पॉइंट, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है। जो दो बिंदु आवेशों के बीच जो कार्यरत वैद्युत बल होता है वो कैसा बल होता है, केंद्रीय बल है, अर्थात यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यानी जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होगी ना, उसी की अनुदिश मतलब उसी के दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, तो यह कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के दो महत्व हैं। ठीक है, ये थे आज के टॉपिक। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें
ताकि आपके और दोस्तों के पास पहुंच सके। थैंक यू। आलाप।